साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया है। अब इसमें नई बातें जो सामने आ रही हैं, इंकशाफात हो रहे हैं नए नए उनके हवाले से, और फैसल वाडा ने कुछ इशारे दिए हैं और बड़े अहम इशारे दिए हैं, जिसमें अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक भी अहम बातें सामने आने वाली हैं। फिर नवाज शरीफ हुकूमत गिराने के मामले में जो सूरत हाल थी उसकी भी कुछ राजों से पर्दा उठने वाला है। दूसरा मामला है नाज़रीन, कौमी हीरो अरशद नदीम की खिदमात का हकीकी मानों में एतराफ़ करने का अमल शुरू हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा कल पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब में वो वज़ीर-ए-आज़म के हमरा खड़े होंगे, परचम कुशाई करेंगे मुश्तरका तौर पे वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलके, और मरियम नवाज ने उन्हें 10 करोड़ रुपए का चेक आज खुद जाके पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया है। अब इसमें नई बातें जो सामने आ रही हैं, इंकशाफात हो रहे हैं नए नए उनके हवाले से, और फैसल वाडा ने कुछ इशारे दिए हैं और बड़े अहम इशारे दिए हैं, जिसमें अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक भी अहम बातें सामने आने वाली हैं। फिर नवाज शरीफ हुकूमत गिराने के मामले में जो सूरत हाल थी उसकी भी कुछ राजों से पर्दा उठने वाला है। दूसरा मामला है नाज़रीन, कौमी हीरो अरशद नदीम की खिदमात का हकीकी मानों में एतराफ़ करने का अमल शुरू हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा कल पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब में वो वज़ीर-ए-आज़म के हमरा खड़े होंगे, परचम कुशाई करेंगे मुश्तरका तौर पे वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलके, और मरियम नवाज ने उन्हें 10 करोड़ रुपए का चेक आज खुद जाके पेश किया। सबसे पहले मैं आऊँगा, टॉपिक चल रहा है, कल यौम आज़ादी है नाज़रीन पाकिस्तान का, और हमें बहैसियत पाकिस्तानी फ़ख्र होना चाहिए कि हम आज़ादी से जी रहे हैं। मसाइल होंगे, सियासी इख्तलाफात भी अपनी जगह होंगे, कुछ और मसाइल मामलात भी होंगे, लेकिन हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए इन इख्तलाफात को भुला के आगे बढ़ना होगा। इस परचम की इज़्ज़त को बहाल रखना होगा ताकि कोई दुश्मन और दोस्त नमाज दुश्मन इस परचम की तौहीन की जुर्रत न कर सकें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हज़रत अल्लामा इकबाल ने ये बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए मुल्क बनवाया और लाखों कुर्बानियाँ दी जानों की। नाज़रीन, यूँ तो वाक़यात सुनाने को बहुत हैं। मैं अपनी साफ़ती ज़िंदगी में बहुत से ममालिक में गया हूँ। इंडिया भी जाने का मौका मिला, अफ़गानिस्तान जाने का मौका मिला, बांग्लादेश जाने का मौका मिला। जब इंडिया गया तो फिर मैंने कहा, बाबा कौम कायद-ए-आज़म ने सही फ़ैसला किया था, हमारे बुज़ुर्गों ने सही फ़ैसला किया था। वहाँ जो मैंने मुसलमानों के हालात देखे, एयरपोर्ट से होटल तक फुटपाथों पे कैंप लगे हुए थे, लोग सो रहे थे, लोग वहाँ रिहाइश पजीर थे। ये वहाँ के हालात हैं दिल्ली के। तो हमें अपनी मंजिल पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान ने बहुत से शोबों में तरक्की की। आप दुनिया में और जाके कहीं देखें, अफ्रीकी ममालिक के हालात देख लें। आई हैं मुश्किलात, कौमों पे आती हैं, महंगाई का इशू है, वो पूरी दुनिया में है और पाकिस्तान में भी है। हमें
सियासी इख्तलाफात एक तरफ रख के आगे बढ़ना होगा। ये 14 अगस्त का पैगाम है और जश्न आज़ादी कौमी परचम लेके आगे बढ़ना होगा, लहराना होगा हर घर पे। लहराया भी गया है हर घर पे, बाज़ारों में रौनकें देख लें। तो इसलिए अब मैं आऊँगा अरशद नदीम साहब के मामले, पहले मैं आ जाता हूँ। फैज़ हमीद साहब वाला मैं बाद में करूँगा। आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब के हमरा मियाँ चन्नू गईं, जहाँ उन्होंने अरशद नदीम की वालदा से, उनकी फैमिली से, उनकी अहलिया से, बच्चों से मुलाकात की और उन्हें गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। 10 करोड़ रुपए का चेक उनके हवाले किया और एक गाड़ी भी इनाम के तौर पे उनको दी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस गाड़ी की कीमत 1 करोड़ के आसपास है। और दिलचस्प बात यह है नाज़रीन, उस गाड़ी का जो नंबर अलाट किया गया है 92.97, यानी कि जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया वो गाड़ी का नंबर भी। ये होती है इज्जत देना। और मरीम नवाज़ चाहती तो उन्हें सीएम हाउस बुला सकती थी, वहाँ बुला के चेक दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने इज्जत दी और बड़ी अच्छी बात है। फिर उनको गाड़ी गिफ्ट की। माजी में मैं देखता था, सुनने में आता था कि किसी शख्सियत ने, हुकूमत ने जी फ़लाँ के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया, फ़लाँ की इनाम का ऐलान कर दिया, इतनी अमाउंट का कर दिया, बाद में पता चलता चेक ही नहीं मिलता, चेक मिले तो बाउंस हो जाते थे। तो ये अच्छी रवायत मरीम नवाज़ ने कायम की है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी त्यारा अपना भिजवाया उसको और वो इस्लामाबाद आए। वज़ीर-ए-आज़म का इशाइया भी है। फिर सबसे अहम बात जो अभी अता तारड़ साहब ने अनाउंस किया है, वज़ीर इत्तलात ने, कि सुबह 14 अगस्त है और परचम कुशाई की तकरीब होती है मेन, यहाँ कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में। तो उसमें मुश्तरका तौर पे परचम कुशाई जो है वज़ीर-ए-आज़म के साथ अरशद नदीम करेंगे और एक दस्तावेज़ी फ़िल्म भी बनाने का ऐलान किया गया है। तो कौमी हीरोज़ की खिदमात का इसी तरह एतराफ़ होना चाहिए और यौम आज़ादी पे हमें अपने शोहदा को नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो यौम 1947 के शोहदा हों, 1965 की जंग के शोहदा हों, 1971 की जंग के शोहदा हों, या हाल ही में जो वार ऑन टेरर चल रही है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग चल रही है, उसके शोहदा हों। उन्हें हमें याद रखना है, उनकी खिदमात को हम सलूट मारते हैं और उनकी फैमिलीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। हुकूमतें भी रखती हैं, फ़ौज भी रखती है, पुलिस भी रखती है, तो तमाम इदारों का इसका बड़ा किरदार है। नाज़रीन, दूसरा मामला है फैज़ हमीद साहब का। फैज़ हमीद जब सर्विस में थे, DGC बने, उसके बाद के कारनामे कुछ मैंने कल बताए थे, और DGISI बन के उन्होंने फिर जो कुछ किया, नवाज़ शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, जस्टिस सिद्दीकी के साथ जो कुछ हुआ, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो कुछ हुआ, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसमें कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। फैज़ाबाद धरना हो, दो अहम बातें सामने आई हैं। एक राजा आदिल हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं लंदन बैठ के, फ़ौज के भगोड़े हैं, उनका भी कोर्ट मार्शल हुआ है। वो कह रहे हैं जी, वल्लाह आलम उनको कहाँ से इलाम हो गया, खबर हो गई कि फैज़ हमीद को इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। ये राजा आदिल कह रहा है, जिसको PTI डिसोन करती है, इस राजा आदिल की, और इसने ऐसी ऐसी पोस्टें की जो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ थी। फिर दूसरा, PTI को भी समझ नहीं आ रही कि फैज़ हमीद के मामले में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करें। बैरिस्टर गौर कहते हैं फ़ौज का अंदरूनी मामला और फ़ौज ने जो कार्रवाई की है, लेकिन एक बात अगर कही जाए कि
ابھی صرف چھوٹا ابا پکڑا گیا ہے، بڑے ابے کی باری بھی آئے گی، اور چھوٹے ابے کے پکڑے جانے پہ پریشان ہے پی ٹی آئی۔ اور اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کیا کہتی ہے۔ عمر چیمہ صاحب ہیں، دی نیوز کے بڑے سینئر صحافی ہیں، جیو کے، انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے ناظرین۔ میں سب سے اہم اس فیض حمید کے معاملے میں ایک وہ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ پہ چھاپہ مار کے رؤف حسن کو گرفتار کیا گیا تھا اور کچھ ریکارڈ، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ اور چیزیں اساس ادارے ایف آئی اے لے گئی تھی، تو اس چھاپے میں کچھ ایسے ثبوت ملے جن میں یہ ثابت ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ہو، روپوش پی ٹی آئی کے رہنما ہو، یہ فیض حمید سے ہدایات اور گائیڈنس لیتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی آگے کہانی، فوج اپنی انکوائری بھی کر رہی ہے، اس میں کہاں آئے گی۔ پھر وزیر دفاع صاحب ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ بھی کہتے ہیں، ان کی یہ بات بالکل دوستوں میں پہلے بھی کر چکا ہوں ناظرین، کہ شاہد خاقان عباسی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی احمد خان اگر میری بات کو چیلنج کریں گے تو میں ان کے سامنے بھی کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دونوں جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا پیغام لے کے لندن نواز شریف کے پاس گئے۔ پہلی پروپوزل یہ کہ ایکسٹینشن دی جائے، جب نواز شریف نے وہ ریجیکٹ کی تجویز تو پھر انہوں نے کہا باجوہ صاحب یہ چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، یہ ان کا پیغام ہے کہ جی میں فیض حمید کے نام سے پیچھے ہٹتا ہوں اور آپ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بنائیں۔ نواز شریف نے کہا آپ نے پیغام دے دیا، آپ دونوں جا سکتے ہیں، اور دونوں روانہ ہوئے۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کی راہیں جدا ہو گئیں اور ملک احمد اسپیکر بن گئے۔ ملک احمد کو باجوہ صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چاہتے تھے، اور نون لیگ نے حمزہ شہباز کو بنا دیا، اور پھر حمزہ شہباز کو ہٹوانے کے لیے باجوہ صاحب نے سارا کھیل کھیلا اور چودھری پرویز لائی کو چیف منسٹر بنوا دیا۔ یہ ہوتا رہا۔ اب خواجہ آصف صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی تھی، جن دنوں آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا ایشو چل رہا تھا، اور ادھر دھرنا بھی پنڈی آ رہا تھا، ایک عمران خان لے کر آ رہے تھے، تو وہ ان دنوں بہت دباؤ کا سامنا تھا ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی۔ تو باجوہ صاحب کی طرف سے کچھ دھمکی امیز پیغامات بھی آ رہے تھے، اس کی وضاحت میں اگلے پروگرام میں کروں گا کہ وہ کیا دھمکی امیز پیغامات تھے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف بیمار ہو گئے یا بیماری کا بہانہ کر دیا گیا، کیونکہ وہ باجوہ صاحب کو ملنا نہیں چاہتے تھے، اور پھر سمری جی ایچ کیو سے نہ بھجوانے کا بھی ایک معاملہ چل پڑا تھا۔ تو پھر نواز شریف نے حکم دیا وہاں سے فون کر کے، آج چیمہ سے انہوں نے بات کی کہ آپ ڈائریکٹ پرائم منسٹر جو ہے اپروول دے دیں اور آرڈر کر دیں جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کی، اگر سمری نہیں بھی آتی تو جب یہ پیغام چلا تو پھر سمری آئی اور رات گئے، پھر اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی۔ تو باجوہ صاحب اور فیض حمید تو یہ کھیل کھیلتے رہے۔ جو ان کے بھائی ہیں نجف حمید، ان کی پروموشن کیسے ہوئی، یعنی 300 لوگوں کو پھر پروموٹ کرنا پڑا، کیونکہ یہ جونیئر تھے، وہ عدالت میں چلے گئے تھے بہت سے پٹواری حضرات، تو پھر 200 سے زائد یا 300 کے قریب لوگوں کو پروموٹ کیا گیا نائب تحصیلدار کے عہدے پہ۔ اور 2016 میں جب یہ معطل ہوئے، مختلف الزامات پہ ہوتے رہتے ہیں محکمہ مال پنجاب کی طرف سے، تو فیض حمید صاحب
ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت کے پاس گئے، وہ اب اپنے عہدے پہ نہیں ہیں، میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا، اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ان کے بھائی کو بحال کروایا جائے، کیونکہ ابھی وہ ان کا فیض حمید صاحب کا نام منظر عام پہ اتنا نہیں آیا تھا اور اتنے ایکٹیو بھی نہیں تھے اس زمانے میں، تو ابھی یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ ساری کہانیاں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جو 9 مئی سے متعلق معاملات ہیں، کل پریس ریلیز میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ جی آفٹر ریٹائرمنٹ بھی فیض حمید صاحب آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، تو وہ اشارہ 9 مئی کی طرف ہے۔ فیصل واڈا جو باخبر ترین سیاسی رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے انٹرویوز میں کہا ہے۔ پھر ارشد شریف کے متعلق بھی کچھ اشارے دے دیے ہیں فیصل واڈا نے، اور حامد میر صاحب ہیں سینئر صحافی، انہوں نے بھی کچھ اشارے دیے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کی بھی انکوائری ہونی چاہیے اور معاملات کی تہہ تک جانا چاہیے، اور اگر یہ کھرا کوئی بڑے ابا کی طرف جاتا ہے، صاحب کا جو ابا جو تھے کسی سیاسی جماعت کے، تو اس کو بھی لایا جائے کٹہرے میں، کیونکہ فیض حمید اکیلا تو کچھ نہیں کر رہا تھا، وہ تو حکم پہ عمل کر رہا تھا۔ تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔